तो दोस्तों एक नए चैप्टर में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर जो 7 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो आगम संप्राप्ति वाला चैप्टर हमने पढ़ा और अब हम जो पढ़ने जा रहे हो चैप्टर नंबर 8 है उत्पादक का संतुलन, जिसको हम उत्पादक संतुलन भी कहते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो नहीं है, छोटा चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ पोर्शन जो है कटा हुआ है। ठीक है, जैसे ये जो मैं पढ़ाने वाला घर वाला तो टीआरटीसी से रिलेटेड जो है डायग्राम नहीं आता है, टेबल नहीं आएगी, तो इसलिए कुछ पोर्शन कटा हुआ है। तो सिर्फ एक ही पोर्शन हमें पढ़ना है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? देखो मैंने आपको इकोनॉमिक्स में बताया हुआ है कि दो संतुलन आपने देखे होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। एक तो होता है आपका जो मेनली देखा जाता है माइक्रो के अंदर, एक तो है उपभोक्ता संतुलन और एक होता है आपका उत्पादक संतुलन। एक होता है उपभोक्ता संतुलन, दूसरा होता है उत्पादक संतुलन। उपभोक्ता संतुलन में हमने ये पढ़ा था कि जो उपभोक्ता है वो अपनी आय को, जो उसकी इनकम होती है वो उसको एक वस्तु, दो वस्तु या अनेकों वस्तु पर इस तरह से खर्च करता है, ठीक है, कि उसको मैक्सिमम क्या मिलती है, संतुष्टि, यानी अधिकतम संतुष्टि मिलती है। यानी इसको लगता है हाँ मजा आ गया, तो समझ लो उपभोक्ता वहां पे संतुलन की अवस्था में आ गया है। बट जब उत्पादक की बात करते हैं तो उत्पादक तब संतुलन की अवस्था में आता है जब वो उत्पादन करता है और उससे मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। यानी उत्पादक तब संतुलन की अवस्था में आएगा जब उसको मैक्सिमम यानी अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। और उपभोक्ता तब संतुलन की अवस्था में आता है जब वो बोलेगा कि जहां मैंने पैसा खर्च किया बिल्कुल सही जगह किया, बिल्कुल मैं तो खुश हो गया हूं। बात समझ में आ गया? तो उपभोक्ता संतुष्टि देखता है अपनी इनकम को खर्च करके। बात समझ में आ गया? और उत्पादक संतुष्टि कब संतुष्टि के लेवल पे कब आता है, जब उसको अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। क्लियर हो गया? तो पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर होता क्या है? तो हमने कहा जो नॉर्मली डेफिनेशन लिखी जाती है बेटा वो ये पहली लाइन है, और जो अच्छी डेफिनेशन अगर आप बोलोगे तो बेटा वो दूसरी लाइन है। ठीक है ना? तो मैं तो बोलूंगा पूरा लिख के आना पेपर में, ज्यादा बढ़िया कि उत्पादक वह व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से या फिर लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो बेसिक सा पॉइंट था कि उत्पादक वो बंदा होता है, प्रोड्यूसर वो बंदा होता है जो लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। मगर जो अच्छी डेफिनेशन की अगर बात करूं तो थोड़ा ये लिख सकते हो, अर्थात उत्पादक एक इकोनॉमिक एजेंट होता है, यानी आर्थिक एजेंट होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। जो वस्तुओं और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो हमने क्या पढ़ा, उत्पादक की जो डेफिनेशन पढ़ी, हमने कहा उत्पादक जो होता है वह व्यक्ति होता है जो लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है। अर्थात उत्पादक एक आर्थिक एजेंट होता है जो वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। क्लियर हो गया? अब हमने बोला उत्पादक का संतुलन। तो उत्पादक जो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है वो कब होगा, तो उत्पादक संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। मैंने कहा था ना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, तो जहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ना, जिस लेवल पर, जिस सिचुएशन पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा वहीं पे उत्पादक संतुलन की अवस्था में आ जाता है। क्लियर हो गया? देन अगला पॉइंट, उत्पादक संतुलन को देखने के लिए बेटा आपके दो दृष्टिकोण है, यानी दो ऐसे वे हैं, दो ऐसे वेज हैं जिसके थ्रू आप उत्पादक संतुलन को देख सकते हो। पहला है कुल संप्राप्ति और कुल लागत अप्रोच यानी दृष्टिकोण, कुल संप्राप्ति और कुल लागत दृष्टिकोण, और दूसरा सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत दृष्टिकोण। यानी एक हो गया टीआरटीसी विधि, एक हो गया एमआरएमसी विधि। विधि बोलो, अप्रोच बोलते हैं इंग्लिश में से, ठीक है ना? तो टीआरटीसी विधि हो सकती है और एमआरएमसी विधि हो सकती है। बेटा ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट में आ जाएगा क्योंकि यही आपका कोर्स में आ रहा है, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना? ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट इसके अंदर जो छोटी छोटी एक नंबर वाली बातें हैं वो हम जरूर पढ़ेंगे। इसको मैं एक नंबर वाली बातें पढ़ाऊंगा आपको इसकी, कि टीआरटीसी विधि में क्या करते हैं और एमआरएमसी विधि में क्या करते हैं। तो ये तो हमने डीपी पढ़ना पूरी तरह से, और ये थोड़ा ऊपर से हल्का गो थ्रू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना? तो हल्का हल्का मैं इसके बारे में बताऊंगा एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में उसके हिसाब से, ठीक है? बट एग्जाम में जो आ रहा है बेटा वो ये आ रहा है पूरी तरह से, ठीक है? नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखिए बच्चा, जो आपके सामने लिखा है ना, देखो मैंने क्या कहा आपको, एमआरएमसी में विधि पढ़ाऊंगा, जैसे वो अप्रोच पढ़ाऊंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाना है, ठीक है? तो उस विधि को देखो, वो एक ही चीज है, इसमें खाली जरा सा है वो कंटेंट, वो भी कुछ खास नहीं है। उसमें हम एक क्या बोलते हैं उसे, टेबल और एक डायग्राम बनाएंगे और खत्म कर देंगे, ठीक है? बट उससे पहले जो एक नंबर के जो थोड़े बहुत पोर्शन है जो टीआरटीसी से रिलेटेड एंड ऑल है वो भी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो डीप तो हमें पढ़ना नहीं है, बट ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए। ये जैसे मैंने लिखा वैसे ही आप लिखोगे, आप भी इंग्लिश का यूज करोगे। समझ में आ गया? मतलब आप अपनी नोटबुक आप बना रहे होंगे वहां पे आप इंग्लिश में लिख लो, तो क्योंकि पेपर में कई बार हिंदी से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है उसका मतलब, तो आप इंग्लिश में देख सकते हो।
और कभी कभी उल्टा भी होता है, इंग्लिश में चीजें समझ नहीं आती तो हम हिंदी देख लेते हैं। तो दोनों चीज, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें दोनों तरह से पता होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आर्थिक लाभ, यानी अगर मुझे इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? मैं टीआर में से टीसी घटा लूंगा। देखो इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने के लिए टीआर में से टीसी घटा दिया जाता है, समझ में आ गया? जहां पे टीआर तो वही है, कुल आगमी है, कुल संप्राप्ति बोल लो, ठीक है। और टीसी का मतलब होता है बेटा स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत, ठीक है, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना? क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसका डिफरेंस मैंने डाला था बीच में, बट मैंने इंग्लिश में डालकर मैंने कहा था आप इसका डिफरेंस इंग्लिश में भी देख सकते हो, आपको वही वैसे समझ में आ जाएगा इंग्लिश में, और फिर उसको हिंदी में बना लो, क्या दिक्कत है? मैंने बोला तो हिंदी में ही होगा ना वीडियो में, तो मैं हिंदी में बोला होगा तो आप उसको पढ़ सकते हो वैसे तो स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत जो होती है, इन दोनों को जोड़ के जो निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा आर्थिक लाभ होता है बेटा वो टीआर में से टीसी घटा के निकलता है, और जिसमें टीसी का मतलब होता है अंतर्निहित लागत और स्पष्ट लागत का जोड़। तो अगर पेपर में अगर मान लो पहले तो फॉर्मूला ही आपसे पूछेगा जहां तक है, बट अगर इन केस अगर आपसे डेफिनेशन पूछ लो तो आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। अगर कोई बोलेगा आर्थिक लाभ क्या होता है तो बोलोगे आर्थिक लाभ से अभिप्राय कुल संप्राप्ति और कुल लागत के अंतर से है। देखो इस फॉर्मूले से ही डेफिनेशन आप बना सकते हो, जहां पर कुल लागत का मतलब, कुल लागत से अभिप्राय क्या है? स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत के जोड़ से। बात समझ आ गया? तो इस तरह से फिर फॉर्मूले को समझाओ तो अपना भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आपने क्या करा, इसी से पहले डेफिनेशन बनाई, उसको हिंदी में समझाया, फिर बाद में फॉर्मूले लिख दिया, टीचर आपको पूरे नंबर दे देगा। क्लियर हो गया? ये मैंने आपके आज समझने के लिए लिखा है कि कई बार हिंदी में समझना है वहां पे ना हो, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। ऐसे दूसरा होता है बेटा लेखांकन लाभ। लेखांकन लाभ यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट, वही फॉर्मूला है टीआर टीसी, तो यहां भी वही लिखोगे लेखांकन प्रॉफिट यानी लेखांकन लाभ से अभिप्राय कुल आगम और कुल लागत के अंतर से, जहां पर कुल लागत से अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ केवल स्पष्ट लागत से, इसका मतलब यहां पे अंतर्निहित लागत नहीं आती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं आती है। क्लियर है? ये माइनर से डिफरेंस है। फॉर्मूला तो सेम है, टीआर और टीसी का डिफरेंस ही होता है, बट यहाँ पे टीआर का मतलब दो चीजें हैं, स्पष्ट लागत और अंतर्निहित लागत दोनों आती है। बट अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी स्पष्ट लागत आती है, बस। समझ में आ गया? तो ये हमारा इतना पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद अगर आपसे कोई बोले सकल लाभ यानी ग्रॉस प्रॉफिट, सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो टीआर में से टीबीसी घटा लो बेटा, क्योंकि देखो टीवीसी और टीएफसी दो तरह की कॉस्ट होती है जिससे टीसी निकलता है। टीबीसी और टीएफसी दोनों को जोड़ के क्या निकलता है? टीसी जो निकलता है, टीवीसी और टीएफसी को जोड़ के निकलता है। तो यहाँ पे जो घटेगा ना सिर्फ और सिर्फ टीवीसी घटेगा, यानी वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत, ठीक है। तो परिवर्तित लागत ही आपको घटानी है, ठीक है, जिसको परिवर्तनशील लागत भी बोल देते हैं। तो सकल लाभ निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो आपका निकालोगे टीआर में से टीवीसी घटाओगे। तो इसी से इसकी डेफिनेशन बन गई कि सकल लाभ से अभिप्राय कुल संप्राप्ति और कुल परिवर्तित लागत के अंतर से है। बस बात खत्म, इतने में ही बेटा आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। वो लिखो फिर बाद में फॉर्मूला लिख लो। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, कुल संप्राप्ति और कुल परिवर्तित लागत, कुल संप्राप्ति के ब्रैकेट में टीआर और कुल परिवर्तित लागत के ब्रैकेट में टीवीसी प्रेजेंट करना आना चाहिए ना। देन उसके बाद शुद्ध, जिसको हम निवल भी बोलते हैं बेटा, ये कई बच्चों को नहीं पता होता, ध्यान रखना, शुद्ध को निवल भी बोलते हैं। तो निवल शुद्ध लाभ या निवल लाभ यानी नेट प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? टीआर में से टीसी घटा के, फिर दोबारा टीआर में से टीसी, बिल्कुल हाँ, बट यहाँ पे टीसी का मतलब बेटा फिर पूरा ही है, टीवीसी और टीएफसी यहाँ पे दोनों आएंगे। बट ऊपर वाले ग्रॉस प्रॉफिट में क्या लेते हैं? सिर्फ टीवीसी लेते हैं, और नेट प्रॉफिट में दोनों टीवीसी और टीएफसी दोनों लेने हैं, यानी इसका मतलब टीसी लेना है और टीसी को ही घटाना है टीआर में से, तब निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन पेपर में अगर ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा हो तो यहाँ पे पाई का मतलब क्या होता है? तो पाई का मतलब आप समझ ही रहोगे, टीआर में से टीसी घट रहा है, तो क्या होगा पाई का मतलब? पाई का मतलब बेटा प्रॉफिट होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रॉफिट, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? लाभ। क्या कहते हैं? लाभ। तो ये कुछ चीजें आपको ऐसी है जो कि आपको एक नंबर तो बेटा आपको कहीं कटने नहीं देगी अगर आपको ये चीजें पता है तो, ठीक है। अगर और टीचरों ने, आपके टीचरों ने नहीं पढ़ा है, फिर भी आप इसको पढ़ोगे बेटा, दिमाग में रिटेन करके रखोगे। बात समझ आ गया ना? फटाफट से नोट डाउन करो। ये चैप्टर जरा ही, मैं पहले बोल चुका हूँ, जरा सा चैप्टर बेटा ये। अब आगे देखिए बेटा, ये लास्ट एक नंबर के अंदर का छोटी चीजें हैं, उसके बाद हम अपना मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यह वह न्यूनतम प्रतिफल यानी मिनिमम वो प्रतिफल या मिनिमम प्राप्ति है जो उत्पादक व्यवसाय में निवेशित पूंजी से प्राप्त करने की आशा रखता है। देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे मोमोज का कोई भी एक जो ठेले पे मोमोज लगाया, मान लो मैंने 15,000 रुपए खर्च किए,
मोमोज वोमोज का जो भी मैदा एंड और जो भी ला सबको मतलब 15,000 रुपये खर्च किए। तो मैं ये मेरे दिमाग में ये रहेगा कि अगर मैंने आज अगर 15,000 रुपये खर्च किए हैं तो कम से कम 15,000 रुपये तो मैं कमा लूँ, क्योंकि ताकि ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब कम से कम मुझे घाटा तो ना हो। तो सामान्य लाभ वो स्थिति होती है जहां पे आपकी जो आय और आपका जो व्यय है लगभग क्या मतलब दोनों बराबर ही हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सामान्य लाभ वो स्थिति है यानी यह वह न्यूनतम प्रतिफल है, यानी कम से कम इतना। तो ये न्यूनतम प्रतिफल या न्यूनतम प्राप्ति है जो उत्पादक व्यवसाय मतलब बिजनेस में जो निवेश करता है, पूंजी लगाता है, ठीक है, से प्राप्त करने की आशा रखता है। तो इतना पैसा मैंने लगाया तो कम से कम मैं इतना कमा लूं, तो ये होता है सामान्य लाभ। क्लियर है? मैंने आपको बोला है ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद से मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे एमआरएमसी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लाभ 3 तरह का हो सकता है। असामान्य, जिसको हम अतिरिक्त सामान्य लाभ भी कहते हैं। असामान्य मतलब एबनॉर्मल, क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल जो है हमारा प्रॉफिट है बेटा, क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। इसको हम असामान्य लाभ या अतिरिक्त सामान्य लाभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असामान्य लाभ या अतिरिक्त सामान्य लाभ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट है बेटा, ये क्या, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा है नॉर्मल प्रॉफिट और तीसरा है आपका उप सामान्य लाभ, बोलो, ठीक है, सब नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हो, या अतिरिक्त सामान्य हानि, यानी क्या है, एक्स्ट्रा सामान्य हानि है बेटा, बात समझ आ गया ना। तो लाभ 3 तरह का हो सकता है, इसको अच्छे ढंग से पढ़े तो असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और सीधा क्या है, हानि। समझ में आ गया। बट इसके दोनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे इसमें मैंने असामान्य लाभ, जिसको हम अतिरिक्त सामान्य लाभ भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट, और उप सामान्य लाभ मतलब सब नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं अतिरिक्त सामान्य हानि। ये वो सिचुएशन है, देखो पहली सिचुएशन जब टीआरटीसी से ज्यादा होता है, यानी आपका इनकम ज्यादा है, यानी जो कुल आगम है वो ज्यादा है किससे, कुल लागत से। तो लागत कम आ रही है, आगम ज्यादा, तो प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट का केस होता है। क्लियर हो गया। इसको देखो, अगर मैं टीआर को क्यू से डिवाइड कर दूं और टीसी को भी क्यू से डिवाइड कर दूं, तो टीआर अपॉन में क्यू क्या होता है, एआर, बात को समझो, और टीसी अपॉन में क्यू क्या होता है, एसी। तो टीआर अपॉन में क्यू एआर और टीसी अपॉन में क्यू एसी। तो एआर ग्रेटर देन एसी, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। तो तीनों केस आपको याद रखने पड़ेंगे बेटे, तीनों के तीनों, टीआर ग्रेटर देन टीसी इन केस ऑफ असामान्य लाभ, ठीक है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो टीआर को मैंने क्यू से डिवाइड किया, टीसी को भी क्यू से डिवाइड किया। फॉर्मूले आपको आते हैं, पिछले चैप्टर मैंने पढ़ा चुका, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। टीआर को क्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, एआर निकलेगा, और टीसी को क्यू से डिवाइड करूंगा तो एसी निकलेगा। ऐसी सामान्य लाभ कब होता है, जब टीआर और टीसी दोनों ही क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। टीआर और टीसी दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे भी अगर टीआर को मैं क्यू से डिवाइड करूं और टीसी को भी किससे करूं, क्यू से डिवाइड करूं, तो टीआर अपॉन में क्यू क्या होता है, एआर होता है। टीआर अपॉन में क्यू क्या होता है, एआर होता है, और टीसी अपॉन में क्यू क्या होता है, एसी होता है। टीआर अपॉन में क्यू एआर और टीसी अपॉन में क्यू एसी। तो एआर और एसी आपस में इक्वल हो जाते हैं। क्लियर हो गया। एक सेकंड है, एक मैसेज कॉल आ रहा है, मैसेज और कॉल दोनों एक साथ आ चुके हैं, रुक जाओ। और थर्ड केस देखिए फटाफट से, ठीक है ना। इसमें क्या है, आपकी जो आय है वो कम हो जाएगी और लागत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो कुल आगम कम है कुल लागत से, ठीक है, इसलिए आपको हानि हो रही है इस केस में, ठीक है ना। तो सेम वही क्यू से डिवाइड कर दूंगा, तो उसको एआर बोल सकते हो, उसको एसी बोल सकते हो। तो देखो कुछ कठिन नहीं है। यहाँ पे टीआर ग्रेटर देन टीसी, यहाँ पे टीआर इक्वल टू टीसी, और यहाँ पे जो है टीआर जो है लेस देन टीसी। समझ में आ गया तीनों केस। एक सेकंड यार, कॉल पे कॉल आ रही है, इसलिए ना थोड़ा सा मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। टीआर ग्रेटर देन टीसी, टीआर इक्वल टू टीसी और टीआर लेस देन टीसी, ठीक है। यहाँ पे लागत ज्यादा है इसलिए हानि हो रही है, यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, सामान्य लाभ, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है। और ये हमारा टीआर ग्रेटर देन क्या हो गया, टीसी, टीआर यानी यहाँ पे असामान्य लाभ है आपको, ठीक है। सबको मैंने क्यू से डिवाइड करके, देखो वही रहेगा, बस यहाँ पे एआर एसी हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड करते हैं तो टीआर अपॉन में क्यू एआर हो जाता है, टीसी अपॉन में क्यू क्या होता है, एसी हो जाता है, ठीक है। तो सेम वही है, डिवाइड करके जो लिखा है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। तो इस पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं, जहां पे चैप्टर का आधे से ज्यादा क्या सब कुछ खत्म हो जाना है, ठीक है। मैक्सिमम 3 पार्ट, इससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगा। हो सके तो मैं अगले पार्ट में खत्म कर दूंगा, बट अगर नहीं हो पाया तो 3 पार्ट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाएगा चैप्टर, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन कर लो आप।